Once again, welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So friends, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लिया है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का है, सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें स्पेशली जो पोर्शन कवर किया है गया है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। तो आपने देखा होगा कि इधर के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अप्रॉक्सीमेटली हमने 80 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे, ये टिक भी लगे हुए हैं और जो हमने एक्सप्लेन किए थे क्वेश्चंस। तो 80 के बाद हम देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी। तो बिल्कुल सही है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उस समय पर जो हमें स्टार्टिंग में फसलें देखने को मिलती हैं वो गेहूं और जौ की फसलें देखने को मिलती हैं। इसी के बाद में आप चावल वगैरह के भी साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो ऐसा हमें साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है कावेरी नदी और गारो पहाड़ियों के बीच में। स्पेशली जो हम खेती के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं वो हमें जो विंध्यन पर्वत है उसके उत्तर में देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 81 का ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 82 क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें गलत बताना है। कृषि की शुरुआत 6000 वर्ष पूर्व। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, 6000 वर्ष पूर्व नहीं, जबकि 8 ये था 8000 वर्ष पूर्व। लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है वो कृषि की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। सिंधु के किनारे वाले शहर 4700 4700 साल पहले के थे, बिल्कुल सही है। मगध साम्राज्य 2500 वर्ष पूर्व, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो गलत है वही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 83 में आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुरनुल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक के हुंसी में पाए गए थे। तो ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। इट मीन्स की द आंसर इज 83 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 83 का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 84 में आते हैं, कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो भीमबेटका गुफा, ये भी आपका पूरा पाषाण काल हो गया, हुंसी हो गया, कुरनुल हो गया, ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन जो बुर्ज होम है ये नवपाषाण काल स्थल है, ठीक है, नवपाषाण जो है वो स्थल है। इसी के साथ में अगर आप देखो चिरांद हो गया, हाँ, ये सब जो स्थल हमें देखने को मिलते हैं वो हमें मेहरगढ़ हो गया, ये सब जो स्थल है वो नवीन हमें नवपाषाण काल स्थल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। 85 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाण स्थल बोलन दर्रे के, बोलन दर्रे आप समझ रहे हो पाकिस्तान में है, के आसपास उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। तो यहाँ से एक मार्ग जाता है ईरान की तरफ, और आप जानते हो कि पाकिस्तान के जस्ट बगल में ही है ईरान। तो कोलीडिहवा ये तो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। मगहरा ये भी नहीं है। बुर्ज होम भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बुर्ज होम जो है वो काफ़ी उत्तर में आपको देखने को मिलता है। मेहरगढ़ जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान का एक प्रांत हो गया, पाकिस्तान की एक जगह हो गई जहाँ से हमें चावल वगैरह के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो बोलन दर्रे के पास में है, उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ से ईरान के लिए रास्ता भी हमें बना हुआ दिखाई देता है। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में, बिल्कुल सही है। देखिए इनका मैच एक तरीके से दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि अगर सही है तो आपका सही हो जाएगा। बाजार, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, चिरांद वर्तमान बिहार, ये नहीं है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट मैच नहीं है। गेहूं और मसूर, गुफ कराल वर्तमान कश्मीर में, ये भी सही है। चावल, खंडित पशु हड्डी, कोलीडिहवा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। यानी कि 1 3 4 देखिए आप कौन सा सही है, 1 3 4 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 में आते हैं, उखली और मूसल के निशान पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? मेहरगढ़ में पाए गए हैं, बुर्ज होम में पाए गए हैं, दाओ जाली हेडिंग या गुफ कराल। तो देखिए दाओ जाली हेडिंग जो कि हमें देखने को मिलता है आसाम में, ठीक है, आसाम में। मेहरगढ़ अभी हमने बताया ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। बुर्ज होम आपको कश्मीर में देखने को मिलता है, जहाँ पर पशु और मनुष्य को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 88 में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी। तो देखिए सिंधु घाटी के समय में विशेषतः जो धातु पाई जाती थी वो तांबा, ठीक है, कॉपर जो है क्या बोलते हैं, कॉपर और ये जो है तांबा हमें देखने को मिलता है।
उसी के साथ में सोना चांदी वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन लोहा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो अज्ञात धातु थी वो हमें लोहा देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको वैदिक एज की बात करता है तो वहाँ पर आपको लोहा प्रमुखतः देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी तांबा भी देखने को मिलता है, चांदी भी देखने को मिलता है, सोना भी देखने को मिलता है। 89 नंबर आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपको गलत ढूंढना है। सिंचाई के कुछ प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी उस समय पर, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो डेवलप थी, तो ये सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र अज्ञात थे, ये देखो ये गलत है। कढ़ाई भी उस समय पर जो है वो देखी जा सकती है, हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। जो गलत है वही सही हो। देख लो नेक्स्ट ऑप्शन भी, कई शहरों में नलियाँ ढकी हुई थी, तो बिल्कुल सही है। सीवेज सिस्टम वहाँ का बहुत ही अच्छा था, इवन आज के सीवेज सिस्टम जैसा उस समय हमें देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में भंडार गृह थे, तो ये भी सही है। गलत जो है वो बी ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फाइनेंस पहला ऑप्शन है, फाइनेंस एक कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियां, झुमकी और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। फाइनेंस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, गलत है। तीसरा है, फाइनेंस एक प्रकार का पत्थर का उपकरण था जिसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंस लोथल में पाए जाने वाले पत्थर थे, ये भी गलत है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है और जो सही है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 के बाद 91 में आते हैं, प्राचीन शहरों का कालीबंगन और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है, मतलब ऐसी कौन सी खोज है जो दोनों में मिलती है। तो गोदी खाना की बात करते हैं तो वो हमें लोथल में देखने को मिलेगा, कालीबंगा में नहीं, क्योंकि कालीबंगा जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है और लोथल जो है वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो हमें ये चीज़, ऐसी चीज़ देखनी है जो दोनों में कॉमनली मिलती हुई हो। मनका बनाने का कारखाना ये भी नहीं मिलेगा। अग्नि की वेदियाँ जो हैं वो दोनों में ही देखने को मिलती है, कालीबंगा में भी देखने को मिलती हैं, लोथल में भी देखने को मिलती हैं। और अग्नि की वेदियाँ जो है वो प्रूफ करती थी कि उस समय पर बलि सिस्टम भी चलता था। जुता हुआ खेत हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी कि कालीबंगा में तो देखने को मिलेगा लेकिन लोथल में देखने को नहीं मिलता है। तो जो दोनों में कॉमन है दैट इज अग्नि वेदियाँ, वो 91 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 के बाद आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। 92 देखेंगे, महाराष्ट्र के किस ताम्र पाषाण स्थल में सिंचाई, नगर और तटबंध का साक्ष्य मिलता है। तो ये दैमाबाद, महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। 93 नंबर में आते हैं, भारत के वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया, तो ठीक है। दूसरा है, ऋग्वेद के कुछ भजन विश्वामित्र नामक ऋषि और दो नदियों ब्यास और यमुना, देखो यहाँ यमुना गलत कर दिया, यमुना और ब्यास और सतलज नदी था, ठीक है, ब्यास और सतलज नदी था, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो दूसरा ऑप्शन अगर कटा तो आपका ये भी कट गया और डी भी कट गया। बी और सी में से देखिए कि क्या है, एक दोनों में कॉमन है, चार भी दोनों में कॉमन है। डी को लेकर के आप तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल में लोहा अज्ञात था, बिल्कुल नहीं, वैदिक काल में ही तो लोहा सबसे ज़्यादा प्रचलित था, तो तीसरा गलत हो गया, यानी कि एक और चार आपका सही हो जाएगा। एक, देखिए तीसरा भी आपको काट देना है, तीसरा आपने काट कर दिया, तो एक और चार, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 में आते हैं, मेगालिथ के बारे में कौन सा कथन सही है। मेगालिथ एक प्रकार का पत्थर का उपकरण था जिसका उपयोग मेगालिथ संस्कृत में किया जाता था, ठीक है। ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर के पत्थर, ये बिल्कुल सही है। देखिए ए भी, मेगालिथ जो है वो पत्थर तो थे, लेकिन ये जो उपकरण से ज़्यादा सटीक जो आंसर है दैट इज दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पत्थर था। मेगालिथ जहाज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री थी, नहीं। सतलज नदी के किनारे पर पाया जाने वाला खनिज था, ये भी नहीं सही है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 का बी हो गया। 95 में देखेंगे, कौन सा कश्मीरी नवपाषाण काल की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। एक छेदा हुआ आयताकार चापर या चाकू, बिल्कुल सही है, हमें कश्मीर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाना, ये भी देखने को मिलता है, ये भी साक्ष्य में दिखाई देते हैं। शंकुआकार छत वाले गड्ढे वाले आवास, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो पूछा है जो सही नहीं है वही हमारा सही हो जाएगा, इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 में आते हैं, कृषि की शुरुआत, बेहतर किस्म के औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी, लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग को नए पाषाण काल युग में बदल दिया। देखिए
जो औजार तो थे, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि बेहतर औजारों का उपयोग भी था, लेकिन गतिहीन जीवन की शुरुआत नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी। लेकिन किसका आविष्कार हुआ कि जो पुराना पाषाण काल था वो नया पाषाण काल जो है वो बन गया। पालिश और पीसने की तकनीक पर आधारित उपकरण, ठीक है, सेल्स का उपयोग नहीं, पहिए का ज्ञान नहीं, अधिशेष कृषि नहीं, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा परफेक्ट आंसर। वैसे देखिए आप पहिए का ज्ञान भी तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे परफेक्ट आंसर दैट इज ए ऑप्शन। 97 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालिक लोग पशुपालक थे? तो बुर्जहोम, पिकलीहल, महागढ़, किली गुल मोहम्मद। तो यहाँ पर देखो आप पिकलीहल, अब देखो पिकलीहल है कहाँ पर? पिकलीहल जो है वो हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 97 के बाद आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं था? चौपानी मंडो था, सराय नहार भी था, दमदमा भी था, लेकिन जो आदमगढ़ है वो आपको एमपी में देखने को मिलता है। तो अगर एमपी में देखने को मिलता है तो गंगा के मैदान में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो यही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 में आते हैं, मेगालिथिक दफन प्रथा की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? लगभग हर खोदी हुई कब्र में लोहे की कुछ वस्तुएं होती थी, ठीक है, लेकिन सभी में ऐसा जरूरी नहीं है। सभी कब्रों में मिट्टी के बर्तन और विशेष रूप से काले और लाल बर्तन पाए जाते थे, ठीक है, लाल तो पाए जाते थे लेकिन काले का इतना परफेक्ट सोर्स नहीं है। सबसे आम उपकरणों में सपाट लोहे की कुल्हाड़ियाँ, जिनमें अक्सर हैफ्टिंग के लिए क्रास के लिए किए गए लोहे के बैंड होते थे। कब्र की वस्तु में तांबा, कांस्य और सोने की वस्तुएं समान रूप से, देखो दे दिया है, मिलती तो थी लेकिन जब समान रूप से कर दिया तो यहाँ गलत है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है। एक बार मैं इसको चेक भी करना चाहूँगी। 99 का डी है, सॉरी 99 का डी ही जो है वो सही होगा। समान रूप से भले या इस स्टेटमेंट को देखेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा। 99 का डी है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेंगे, कौन सा है? तो लगभग हर खोदी गई कब्र में लोहे की कुछ वस्तुएं होती थी, सभी में होती थी ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सभी कब्रों में मिट्टी के बर्तन और विशेष रूप से काले और लाल बर्तन पाए जाते हैं। लाल पाए जाते थे पर काले ऐसा नहीं देखने को मिलता, बल्कि भूरा देखने को मिलता था। सी है, सबसे आम उपकरणों में सपाट लोहे की कुल्हाड़ियाँ हैं, जिनमें अक्सर हैफ्टिंग के लिए क्रास किए गए लोहे के बैंड होते थे, तो ये सही है। नाइन्टी 99 का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सी भी देखो सही है, लेकिन अगर इन दोनों में परफेक्ट को चूज़ करना होगा तो डी को चूज़ करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। 99 का डी। 100 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलाश्रय नहीं है? शैलाश्रय नहीं है तो वाराणसी में भूली, उत्तराखंड में लघुदयार, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में बाघोर। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में शैलाश्रय देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, और ये है डी मध्य प्रदेश का बाघोर। यहाँ पर हड्डियों के काफ़ी ज़्यादा स्रोत देखने को मिलते हैं, इवन हड्डियों के आभूषण देखने को मिलते हैं। पाषाण ताम्र युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पाषाण तांबे की संस्कृति की पृष्ठभूमि मूलतः शहरी थी। पाषाण ताम्र युग के कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के बावजूद शिशु नैतिकता की दर बहुत ऊंची थी। लोग टीन को तांबे के साथ मिलाने और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत उपयोगी धातु बनाने की कला से परिचित नहीं थे। तो ये तो आपका गलत लग रहा है। 101 का तीसरा जो है वो गलत लग रहा है, तो आपका डी ऑप्शन गलत नहीं है। यहाँ पे सबके सब ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। ये परिचित नहीं थे। और कौन से काल की कह रहा है? पाषाण ताम्र युग की। पाषाण ताम्र युग जिसमें तांबा जो है वो आ गया था और पाषाण भी यूज़ किए जाते थे, तो ये परिचित नहीं थे, यानी कि सत्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी हो जाएगा। 101 का 101 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। 101 का बी 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। देखिए पहला वाला गलत है, तो कैसे गलत है? पाषाण तांबे की संस्कृति मूलतः शहरी थी, ग्रामीण थी, शहरी नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। 102 में आते हैं, पूरा पाषाण काल के लोगों, शिकारी और भोजन संग्राहक के बारे में कथनों पर विचार करें। भारत का प्रारंभिक मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, ठीक है। बकरियां, भेड़ों और मवेशियों का शोषण किया गया।
नेक्स्ट है, कहा जाता है कि मनुष्य लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले भारत की धरती पर अवतरित हुआ। तो ये गलत है। जैसे ही आपने ये तीनों ऑप्शन काटे, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 102 का सी ऑप्शन, 102 का सी, ये आपका सही है। 103 में आते हैं, उपमहाद्वीप में दर्ज या संग्रहित अधिकांश निम्न पुरापाषाणकालीन कलाकृतियाँ बनी हैं। तो ये कलाकृतियाँ जो है वो क्वार्ट्ज से बनी हैं। 103 के बाद आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे लेकिन समाज पर हावी नहीं थे। बिल्कुल सही है। इस काल में भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो ये भी सही है, यानी 104 का सी हो जाएगा। दोनों की दोनों ऑप्शन सही हैं। 105 में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, शहरों की योजना बनाई गई थी, सही है। गैर मानकीकृत बाटों का प्रयोग किया गया, जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था थी। तो सही है, 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा जो है वो कंफर्म नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 105 का सी। ठीक है, तो 105 का जो है वो सी सही हो जाएगा। गैर मानकीकृत ईंट का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि मानकीकृत ईंट का प्रयोग होता था। मानकीकृत का क्या मतलब हो गया, उसका एक सही पैमाना कि ये ईंट जो है वो उसका कितना वेट होगा। 106 में आते हैं, हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित है निचले शहर में रावी नदी के पास। तो जो हड़प्पा में अन्न भंडार था वो रावी नदी के पास में था। ठीक है, और रावी नदी के पास में हम आपको ये हड़प्पा का मेन जो है वो देखने को मिलता भी है। 107 में आते हैं, हड़प्पा के जिन देवताओं का बाद में हिंदू धर्म में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया वो कौन है। तो वो गैंडा है। देखो, पशुपति शिव की पूजा आज भी की जाती है, 7 माताएं भी की पूजा की जाती है, यौगिक जीव की भी पूजा की जाती है। 107 का डी जो है उसका अस्तित्व अब देखने को नहीं मिलता है, बाद में देखने को नहीं मिलता है। भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में समुदाय थे। ठीक है, सत्य नहीं पूछा है। वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं और कभी कभी निम्न श्रेणी के कांस्य का प्रयोग करते थे। कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद में उनमें से एक बड़ी संख्या दिखाई दी। वे गंगा, यमुना, दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। जरा देखिए, तो ताम्र पाषाण के बारे में कह रहा है और बोल रहा है गंगा, यमुना, दोआब तक ही सीमित था, जबकि आप समझ सकते हो कि जो ताम्र पाषाणी संस्कृति यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मेनली फैली हुई थी और गंगा, यमुना के दोआब में भी थी। तो ज़्यादातर तो ये सिंधु की रीजन पे थी। तो यही गलत है और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि 108 का आपका डी हो गया। 108 के बाद आते हैं 109 नंबर में, लगभग सभी हड़प्पा कस्बों में बड़े अन्न भंडार थे क्योंकि क्या है रीज़न। पहला, करों का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्न भंडार एक प्रकार के सार्वजनिक खजाने के रूप में कार्य करते थे। बिल्कुल सही है। उस समय पर देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय पर भुगतान का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, वस्तु के रूप में ये जो है पे किया जाता था। ग्रामीण इलाकों की अधिशेष उपज कस्बों में शुरू की गई थी, नहीं सही है। खाद्यान्नों का भंडार व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था। तो 109 का जो है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 110 के नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मोहनजोदाड़ो के गढ़ में विशाल स्नानागार का संभावित उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं था। पहला है सामुदायिक स्नान, दूसरा है तैराकी, व्यायाम और पानी के खेल, कारपोरेट सामाजिक जीवन के सहित महत्वपूर्ण विस्तृत अनुष्ठान, और चौथा है सूखे की आपात स्थिति के दौरान उपयोग किए जाने वाले पानी का भंडार। तो कौन सा नहीं था। सामुदायिक स्नान तो होता था, तैराकी, व्यायाम और पानी के खेल भी होते थे, लेकिन ये सी ऑप्शन जो है वो नहीं होता था। कारपोरेट सामाजिक जीवन सहित महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान जो है ये गलत हो जाएगा, 110 का सी। 111 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देवता सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का हिस्सा नहीं था। देवी माँ भी थी, प्रकृति की ताकतें नहीं थी, पेड़ और उनकी आत्माएं थी, कुछ पशु और उनकी मानव आकृतियां भी थी। तो जो नहीं था वही आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 112 में आते हैं, हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो इससे सिद्ध होती है। पहला, पृथ्वी पर दफनाने में मृतकों का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। बिल्कुल सही है। मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। उनका कहना, देखिए, उनको दफनाया जाता था, दोनों सही है। उनका कहना था कि अगर उनके साथ में रखेंगे उनको भूख प्यास लगेगी तो वो खाएंगे पिएंगे। 113 नंबर में आते हैं और यहाँ पर दिया है, हड़प्पा के लोगों के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, हड़प्पा वासी लिंगोपासक थे, ठीक है। उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देवता तो थे,
ठीक है, लेकिन मंदिर में रखा इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। वे मनुष्यों के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। वे पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखते थे, सही है। यानी जो गलत है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 114 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं है? पहला, अच्छी तरह से पकाए गए लाल बर्तन हैं, चित्रित काले डिजाइन, ठीक है, वनस्पति और ज्यामितीय पैटर्न, ये भी है, लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन, ये काले पॉलिश वाले बर्तन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। 115 में आते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। देखिए इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, कि मंदिर भी थे उनके पास, विशाल महल तो थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। पशुपति देव की भी पूजा करते हैं और जो है मातृ देवी की भी पूजा करते थे। उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया। देखिए रथ के बारे में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि केवल और केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 115 के बाद आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला, वैदिक समुदायों ने न तो कोई कराधान प्रणाली स्थापित की थी और न ही कोई पेशेवर सेना, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के किसानों ने व्यापार और कस्बों के विकास में योगदान दिया। देखो ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में देहाती समाज के आदिवासी मिलिशिया को कृषि समाज के किसान मिलिशिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ये भी सही है। ऋग्वैदिक समाज में शूद्रों के रूप में कोई सेवा व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में ये शूद्र वगैरह हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा कह दिया गया था कि आप सेवा करो, तो बाद में देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो जो गलत था यानी कि बी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर एंड दैट इज वाई इट इज द करेक्ट आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, दशराज्ञ यानी 10 राजाओं की लड़ाई में मुख्य मुद्दा क्या था? पहला, गैर आर्य समूहों ने वैदिक लोगों की गायों पर कब्जा कर लिया था, रावी के पानी का विभाजन, परी ने भरतों के मवेशियों को चुरा लिया था। ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ये सब रीज़न सही नहीं है, सॉलिड रीज़न नहीं है। त्वस्त्रा ने रावी के पानी को छोड़ने से इनकार कर दिया था, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था, यही सबसे बड़ा रीज़न था दशराज्ञी युद्ध का। उत्तर वैदिक काल में राजत्व की अवधारणा के बारे में कौन सा सही है? राजत्व वैकल्पिक नहीं रह गया और वंशानुगत हो गया। राजा के चारों ओर एक ठाट बाट पैदा किया गया और अनुष्ठानों में उसे कभी कभी भगवान के रूप में भी दर्शाया जाता था। पुजारियों और योद्धाओं के बीच किसी प्रकार का वर्ग गठबंधन विकसित हुआ था। राजा सदैव क्षत्रिय होता था। देखिए ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, बाकी के सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। 119 में आते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में जनजाति सभाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला है, राजा का अधिकार जनजाति सभाओं विशेषकर सभा और समिति द्वारा काफ़ी हद तक सीमित था, ठीक है। सभा जनजाति के बुजुर्ग सदस्यों की एक परिषद थी, शायद महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी, ठीक है। समिति एक सामान्य जनजाति सभा थी और सभा से कम विशिष्ट थी, ठीक है। ये सभाएं केवल राजनीतिक कार्य करती थी, तो ये गलत है, ये सिर्फ राजनीतिक कार्य नहीं करती थी, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 120 में आप देख सकते हैं, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था, तो इसे बाली कहा जाता था। 121 में आते हैं, वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला, सामाजिक विभाजन व्यवसायों पर आधारित थे, एक परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपना सकते थे। वैदिक काल के दौरान महिला दासता ज्ञात थी, समाज समतावादी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। वैदिक काल के दौरान महिला दासता ज्ञात थी। देखो महिला का दास बनाया जाना ऐसा नहीं था वैदिक काल में। वैदिक काल में महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। इवन आपने अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी महिलाएं देखी होंगी जो कि बहुत यानी कि विदुषी महिलाएं थी। आगे आते हैं 122 नंबर पर, समाज के 4 प्रकार के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। यजुर्वेद में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, तो ये यही हो जाएगा बी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। 123 में आते हैं, ऋग्वैदिक आर्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो हमें इस काल में बहुपति प्रथा के कुछ संकेत मिले हैं, नहीं गलत है। हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई निशान नहीं मिलता है, ये भी गलत है। इस अवधि में बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं हैं, सही है। नियोग प्रथा इस अवधि के दौरान ज्ञात थी, ठीक है। तो 123 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए नंबर,
इस काल में बहुप्रति प्रथा के कुछ संकेत मिले हैं, यही गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। नियोग प्रथा इस अवधि के दौरान ज्ञात थी, तो ये भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और इसलिए ये सही हो जाएगा। 124 में आते हैं, वैदिक परिवार के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, आर्य समाज की मूल इकाई पितृ सत्तात्मक परिवार थी, ठीक है। पुत्र के जन्म का विशेष रूप से स्वागत किया गया क्योंकि युद्धों में उनकी आवश्यकता थी, ठीक है। विवाह की पवित्रता को मान्यता दी गई थी, बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। देखिए ये गलत है क्योंकि वैदिक परिवार ऐसा परिवार था जिसमें महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता था और बाल विवाह की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 124 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 125 में आते हैं, 1400 ईसा पूर्व एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है एशिया माइनर में पाया गया है, तो ये क्या है? बोगस कुई। 125 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 126 में आएंगे, आर्यन या इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द मुख्य रूप से दर्शाता है, तो ये सब क्या है? ये सब भाषाएं हैं, जनजाति समूह नहीं है, खानाबदोश नहीं है, एक भाषण समूह है, श्रेष्ठ जनजाति ये नहीं है। 127 में आते हैं, 10 राजाओं का युद्ध जो है वो देखिए रावी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, और रावी नदी को जो है वो हम परुष्णी नदी भी कहते हैं, तो 127 का जो है आंसर होगा बी ऑप्शन। 128 में आते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, धर्म और रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म अपने और दूसरों के प्रति दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन अवधारणा थी। रित ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीजों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि 128 का जो आंसर है दैट इज सी, बोथ आर द करेक्ट। 129 में आते हैं, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों का जो मुख्य धर्म था वो था प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना, और वो कर्मकांड वगैरह नहीं करते थे, तो बहुत ही अच्छा था वैदिक एज उस समय पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल के लोगों को भी ज्ञात नहीं था? तो कावेरी का जो डेल्टा है ना, इसके बारे में उत्तर वैदिक काल के लोगों को पता नहीं था। 131 में आते हैं, कौन सा आदिवासी पर आर्यों की विजय का कारण था? मूल निवासियों के बीच फूट, देखो ये नहीं था। आर्यों के श्रेष्ठ सैन्य उपकरण सही है, आर्यों की श्रेष्ठ संस्कृति, आर्यों की श्रेष्ठ संगठनात्मक पद्धतियां, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। 131 का ए। 132 में आते हैं, कौन सा प्रत्येक वैदिक कार्य आर्य के लिए अनिवार्य नहीं है? तो तप है, अध्ययन है, ज्ञान है, लेकिन दान नहीं है, ठीक है। तो 132 का जो सही आंसर है दैट इज, देखिए 132 का ए हो जाएगा, तप होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तप होगा, दान भी हो जाएगा, ठीक है। तो तप नहीं है, दान, अध्ययन, यज्ञ ये सभी हैं। 133 में आते हैं, कौन प्रारंभिक वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी? तो कौरव, मत्स्य, भरत, कृविश। तो भरत जो थी वो प्रतिष्ठित प्रारंभिक वैदिक युग की प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी, बाकी सभी थे, कौरव भी थे, मत्स्य भी थे और कृविश भी थे, यानी 133 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 134 में आते हैं, आर्यों और दासों की बीच संघर्ष की जानकारी प्रमुखता से मिलती है, तो किसमें ऐसा आर्यों और दासों के बीच संघर्ष के बारे में दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये ऋग्वेद के बारे में दिया है, और ऋग्वेद में भी उत्तर ऋग्वेद में, ठीक है। बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल रंग भेद के संदर्भ में किया गया है। आर्य और ओसा के बीच में, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में, वैश्य और क्षत्रिय के बीच में। तो 135 का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, ओशु और आर्य के बीच में। 136 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र दो हिस्सों में बंटे थे, दुर्गढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला, तो सही है ये दोनों ही ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले, साथ ही मंदिर का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है। देखिए मंदिर का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 137 नंबर पर, हड़प्पा स्थापत्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, ठीक है। इस सभ्यता के घरों के फर्श व दीवार की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग हुआ, सही है। भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग हुआ, ये भी सही है। जल मल निकास व्यवस्था के पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला, जहां वर्षा जल को शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी, ये गलत है, यानी कि A, B, C जो है वो सही हैं। अच्छा जो सही नहीं, विशेषता नहीं है तो नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा।
तो 137 का डी जो है वो सही है। 138 में देखिए, सैंधो सभ्यता के किस स्थल की ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो ये चहुंदड़ों में, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐसे निशान देखने को मिलते हैं। 139 में देखेंगे, किस स्थल को सैंधो सभ्यता की राजधानी कहा जाता है? तो ये आपको मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को सैंधो सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड ये से जो है सभ्यता देखने को मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपरी और निचले शहर दोनों के दुर्गीकृत किया गया था। चहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 या 1 2 3 सभी, यानी यहाँ पर आप देखो तो सबके सब ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 141 नंबर में, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मृद मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति और धातु मूर्ति तीनों गढ़ी जाती थी। सही है। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम थी, तथापि ये कलात्मक रूप से उच्च कोटि की थी। तो सही है। 141 का भी आपका दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था असत्य, तो सत्य तो दोनों ही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि असत्य पूछा है। 142 में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति की निर्माण कला को कहा जाता है द्रवी मोम विधि। तो उसमें जो प्रस्तर मूर्ति निर्माण कला विधि थी उसको द्रवी मोम विधि कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विख्यात धातु मूर्तियों का सही मिलान कीजिए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली, बिल्कुल सही है। तांबे की मानकीकृत लोथल, तांबे और कांसे की रथनुमा गाड़ी दायमाबाद, कांसे की पहिया युक्त गाड़ी जो है वो बनावली में, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 143 का डी जो है वो गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। 144 में आते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हड़प्पा कालीन चित्रकारी मृद भांडों पर दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। 144 का सी हो जाएगा। 145 में देखिए, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्न कथन में कौन सा कथन गलत है? सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति बाईं ओर से दाईं ओर, देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, ये गलत है, क्योंकि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। दाईं से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखी जाती है दाईं से बाईं की तरफ, तो ये गलत है। हड़प्पाई लिपि की शैली को वस्त्रोवेदन कहा जाता था, सही है। भाव चित्रात्मक थी, सही है। तो गलत क्या था? बी ऑप्शन। 145 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 146 में आते हैं। ऋग्वेद में हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो हल के लिए लागल शब्द का प्रयोग करते थे। 147 देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद आर्यों की संस्कृति मूलतः नगरी थी। तो देखिए गलत है। ऋग्वेद में जो आर्यों की संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, तो जो कथन सत्य है तो ये गलत हो गया। ऋग्वेद में 2 ही अनाज, गेहूं और जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद में काल में पुरुष कपड़ा बुनने का कार्य करता था, जिसके लिए सीढ़ी शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में पुर की चर्चा तो मिलती है लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती है, तो ये भी सही है। तो ये सत्य है, तो सत्य कथन पूछा था, तो 147 का जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट आते हैं 148 नंबर में, के अनुसार सर्वप्रथम हल और कृषि का जन्म दिया, तो अथर्ववेद के अनुसार। 148 में जो है वो डी हो जाएगा। 149 में देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण की जो रचयिता हैं वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य जी, ऋषि याज्ञवल्क्य थे। 150 में, कौन निम्नलिखित में किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? जिसके एक भी आरण्यक नहीं है, ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अथर्ववेद। तो आप देख सकते हो कि ऋग्वेद में हम मंत्र वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यजुर्वेद में आपको आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं, और उसी के साथ में सामवेद जो है वो गीत संगीत से दिया हुआ है, संबंधित है, और अथर्ववेद में आपको जादू टोना जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये रहे हमारे टोटल 150 क्वेश्चन, हमने जिसको 3 पार्ट्स में कवर किया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उन वीडियोस को देखिए। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपका एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो सकेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।